चल सखी अब अपनी सबकी बात करी बई हो। तो आइए सुनते हैं जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। चल चल सखी, चल चल सखी। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ आपकी नई साथी करिश्मा हूँ। आपकी पुरानी साथी नीतू इन दिनों कहानियों की तलाश में यूपी, बिहार और झारखंड की यात्रा पर हैं, जहां से वो आपको कहानी कहने वाले नए किरदारों से मिलवाएंगी। कई बार वो ऑनलाइन जूम के माध्यम से भी कुछ किरदारों और एक्सपर्ट से रूबरू होंगी। इस दौरान मैं करिश्मा, आपकी नई साथी, आपके साथ इन किरदारों से मिलवाने में आपका साथ दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको सिट्स ऑफ रूरल इंडिया और क्रिया के साझा प्रयास से बनी हमारी हिंदी की विशेष पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी जरूर पसंद आ रही होगी। आज आप सीरीज का 6वां एपिसोड सुनेंगे। आज हम आपको कहानी के जिन किरदारों से मिलवाएंगे वो ऐसी युवा लड़कियां हैं जो सदियों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक खेल को पलटकर समानता की पटकथा लिख रही हैं और नारीवादी नेतृत्व को बढ़ावा दे रही हैं। ये युवा लड़कियां सुदूर इलाकों की रहने वाली हैं, जिन्होंने बीते कुछ वर्षों पहले अपने घर से बाहर कदम रखा और अब ये अपने इलाके में बदलाव का आधार बन चुकी हैं। जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी के 6वें एपिसोड में हमारी सहयोगी नीतू जी आपको महोबा जिले की बबली, अफसाना, कल्पना, लक्ष्मी और कविता से मिलवाएंगी। इनकी यात्रा आपको बेहद रोचक लगेगी, क्योंकि इन्होंने आज अपनी पहचान खुद हासिल की है। आज ये अपने समुदाय में किशोरी लीडर के रूप में काम कर रही हैं, जिन्हें देखकर दूसरी लड़कियों को भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत मिली। आज ये अपने इलाके में बदलाव की नई कहानी गढ़ रही हैं। इनके लिए घर से बाहर निकलना, मीटिंग का हिस्सा बनना, अलग अलग शहरों में ट्रेनिंग लेने जाना और फिर वहां से वापस लौटकर अपने ही गांव और घर में सवाल करना, दूसरी लड़कियों को जागरूक कर उन्हें हिम्मत देना इतना आसान कहाँ रहा होगा। अब हमारी साथी नीतू जी आपको यूपी के महोबा जिले की अफसाना, बबली, लक्ष्मी और कल्पना से मिलवाएंगी, जिन्होंने बुंदेलखंड जैसे इलाके में मेरी पंचायत मेरी शक्ति प्रोग्राम के सहयोग से एक खूबसूरत यात्रा तय की है। चल सखी अब अपनी सबकी बात करी बई हो। चल सब साथ चल बई हो, ये अब हाथ चल बई हो। साथियों, मैं नीतू आप सभी का हिंदी पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने आपको इस पॉडकास्ट सीरीज के शुरुआती दौर में वादा किया था कि हम आपको यूपी, झारखंड और बिहार 3 राज्यों की यात्रा कराएंगे, बहुत सारी कहानियों से मिलवाएंगे, बहुत सारी कहानी के किरदारों से मिलाएंगे। वो वक्त आ चुका है। अभी हम इस पॉडकास्ट की यात्रा पे निकले हैं। महोबा जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर एक मिर्तला गांव है और अभी दोपहर के करीब 2:30 बज रहे हैं और इस समय यहाँ का टेम्परेचर 38 डिग्री है। और आप सबको बताते चले कि जो हमारा 6वां एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे युवा लड़कियों के नेतृत्व पे, कि युवा लड़कियां खुद के अंदर नेतृत्व को कैसे देखती हैं, उनके अंदर पहले और अब में किस तरह का बदलाव आया है, ये बदलाव इन्हें खुद में लाना क्यों जरूरी लगा। इन सभी साथियों का हम अपने इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बबली से। अगर लीडरशिप की बात करें तो आप इसे कैसे देखती हैं? तो लीडरशिप को लेकर हमारे मन में पहले एक ही ख्याल आता था कि लीडर जैसे कि कोई नेता बड़ा या कोई पुरुष होगा, जिसकी अलग ही रूपरेखा मन में रहती थी। लेकिन फिर जब जैसे धीरे धीरे समय बदला, बाहर निकले और चर्चाएं की, मीटिंगों में जुड़े, तो समझ आया कि नेतृत्व या लीडरशिप ये नहीं कह सकते कि कोई एक पुरुष ही लीड कर सकता है समाज में। उसे कोई महिला, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई भी कर सकता है, बशर्ते मन में लीड करने की क्षमता होनी चाहिए और उन्हें एक मौका मिलना चाहिए लीड करने का। तो लीडरशिप को लेकर आज जब मैं खुद उसी जगह पर हूँ कि अपने मोहल्ले समुदाय में लीडर लड़की के रूप में कार्य कर रही हूँ, तो समझ में आ रहा है लीड करना इतना भी मुश्किल नहीं है। घर में अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने वो हिम्मत जुटाई, अपने अंदर झांका तो देखा कि कुछ तो है जो चूक रहा है, समय के अनुसार बदलने की जरूरत है। तो धीरे धीरे हमने खुद को बदला, उसके साथ कई लड़कियों के साथ भी बातें की और उनको भी समझाने की कोशिश की। मेरा नाम अफसाना है
और जिला महोबा है मेरा। मेरे जो घर में है तो हम लोग 7 बहनें हैं और एक छोटा भाई है और मम्मी पापा। और इसमें मुझे जुड़े हुए कम से कम 5-6 साल लगभग हो चुके हैं। तो इसमें जो मैं पहले जुड़ी नहीं थी तो मेरे अंदर बहुत ही एकदम गुमसुम वाली लड़की थी ना, जो मम्मी पापा कह दें वो कर लेते थे। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही खराब थी क्योंकि कोई करने वाला नहीं था, सब बहनें हमारी छोटी थीं। क्योंकि अगर हम ऐसे ही गुमसुम से बने रहेंगे, आगे नहीं आएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ पाएंगे आगे। तो दीदी लोगों ने हमें बहुत ही इसमें उत्साह हमारा बढ़ाया, लीडर के रूप में हमें चुना, जिसमें आगे हम आए। उसमें फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ और आज हम एक लीडर किशोरी के रूप में आज मैं खुद अपने आप पे निर्भर हूँ और मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, अपना घर का खेती का काम भी कर लेती हूँ। अफसाना, जब आप लीडर की बात कर रही हैं, आपने एक शब्द बोला है कि हम एक लीडर किशोरी के तौर पर उभरे हैं, तो अगर आप इस लीडर शब्द को थोड़ा खोल पाएं कि किस तरह की लीडरशिप की आप बात कर रही हैं। हाँ, तो जैसे कहा जाता है कि एक लीडर, जब हम देखते हैं कि लीडर कौन होता है तो हमें हमारे दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि लीडर जैसे एक पुरुष होता है, चौड़ी छाती करके चलना। वैसे ही तो उसमें हमने जो अपने आप को लीडर के रूप में उभारा। छोटी बहनें हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो जो हमने सीखा वो हम उनको जानकारी देते हैं। और जो लड़के काम करते हैं वो ऐसा नहीं है कि हम लड़का बनकर ही काम करें, तो एक लड़की भी ऐसा काम कर सकती है जो कि पुरुष कर रहे हैं। अपने घर की जिम्मेदारी भी उठाई, अपनी पढ़ाई लिखाई भी की और घर का आज भार भी थोड़ा बहुत अपने मम्मी पापा का हल्का कर पा रहे हैं और एक लीडर के रूप में आगे लड़कियों को भी बढ़ा रहे हैं। जी, मेरा नाम कल्पना है और मैं ग्राम मिर्तला से हूँ। अगर घर में कोई भी फैसला लेना है या अपनी पढ़ाई को लेकर या कोई भी काम को लेकर तो हम लोगों को मना कर दिया जाता था। हम लोग ही कुछ अपना फैसला नहीं ले पाते थे। इसी तरीके से मीटिंग में बैठे, देखा, सुना और बाहर निकले। और जैसा कि जिस उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है उस उम्र में अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और अपना कैरियर देख रहे हैं कि कुछ बन जाए, इसके बाद ही शादी तो फिर होती रहेगी। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं ग्राम बरा से हूँ। तो मैं अपना ही जैसे कहानी बताऊं तो मेरे घर में भी यही था कि लड़कियों जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, कहीं जा नहीं सकती हैं, कुछ काम नहीं कर सकती हैं। जो काम है वो आप घर का करिए, बाकी बाहर का कोई करने की जरूरत नहीं, ना ही आगे पढ़ने की जरूरत है। 5वीं तक 8वीं तक स्कूल है तो 8वीं तक की पढ़ाई के बाद घर में मैं खुद बैठ गई थी। तो जब से घर वालों को समझाया कि आगे पढ़ने की जरूरत है तो अभी तो मैं फिलहाल MA कर रही हूँ। उसके बाद मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है और इसी के साथ साथ मैं पंचायत में भी कार्य कर रही हूँ। तो कल्पना है मिर्तला गाँव की, तो हम एक दूसरी कल्पना से, छोटी कल्पना से, बड़ी कल्पना से बात की थी, अभी छोटी कल्पना से बात करते हैं। तो कल्पना, आप इसे कैसे देखती हैं? मेरे घर में किसी की नहीं चलती थी, हमारे पापा की चलती थी। हम लोग ना बहुत ज्यादा झिझकते थे, डरते थे। लीडर के तौर पे हम काम करते हैं और मतलब मैं घर से बाहर काम भी करती हूँ, दिल्ली जाके जॉब भी करती हूँ। मैं थोड़ा सा और अगर आप लोगों से जान पाऊँ, आप में से कोई भी साथी जवाब दे सकता है। अगर मैं बबली से ही जानूँ कि बबली आज से 4-5 साल पहले की बबली क्या थी और अब क्या है, कि वो किस तरह खुद में बदलाव देखती है। ना किसी के सामने अपनी बात रख पाते थे, ना बोल पाते थे। अगर कुछ मन में है तो भी नहीं बोल पाते थे, चाहे सही हो चाहे गलत हो। रहता था कि कोई जज करेगा। 4 लोग खड़े हो जाते थे तो इतना डर लगता था कि मान लो अगर कोई कुछ कह ना दे, सब बहुत ज्यादा डर लगता था। ना हम अपने काम करवा पाते थे, कहीं बाहर जाके स्कूल कॉलेज जाना होता था तो बस से जाते थे सीधे और सीधे घर आते थे। लेकिन अब खुद जाके अपने काम करवाते हैं, स्कूल कॉलेज खुद करते हैं और कोचिंग भी करते हैं और किसी के भी सामने अपनी बात रखने से नहीं झिझकते। आराम से खुल के अपनी बात रख सकते हैं और कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता सामने आ सकता है तो उससे भी आराम से बात कर सकते हैं, आराम से उससे हैंडल कर सकते हैं। अब इतनी झिझक नहीं है। पढ़ाई लिखाई है तो लड़कियों को नहीं पता है कि हमें कहाँ पढ़ना है, शहर थोड़ा दूर है, तो उनको ये जानकारी दी। और गांव में लगभग ये होता रहता है कि जैसे भेदभाव है, हिंसा है, कई सारी ऐसी हिंसाएं हैं जो औरतों को पता नहीं होता कि हिंसा क्या है। महिलाओं को कभी ना उन्होंने सुनी है, ना उन्हें पता है और वो सहती रहती हैं। तो हिंसा के बारे में जानकारी दी कि कितने प्रकार की होती है, ये भेदभाव क्या है, लड़का लड़की में कहाँ भेदभाव होता है और एक लीडर के रूप में आगे कैसे आना है, अपने आप में विश्वास रखना, आगे बढ़ना, एक सशक्त महिला के रूप में आगे आना और अपनी बात को खुलकर बोलना। महिलाएं ज़्यादातर गांव में चुप रहती हैं और अपनी बात को दबा देती हैं, तो ये भी
एक लीडर के नाते हमने उन्हें सिखाई हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। पहले मुझे कुछ खाने या कुछ का मन हो तो मैं दुकान में भी नहीं जा पाती थी। मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसे भेजती थी। और अगर मुझे स्कूल जाना होता तो हम लोग बस से चले जाते थे कि मम्मी लोग कहती थी कि अकेली साइकिल से कहाँ जाओगी। अगर कोचिंग जाते तो 2-3 लड़कियां साथ में हो तभी जाने देती थी, पर अब मैं अकेली साइकिल और कोचिंग दोनों हैंडल करती हूँ। और अब मैं खुद से कोई शॉप वगैरह जानी हो तो मैं खुद जाती हूँ। इतनी ज़्यादा फ्रीडम हो चुके हैं। अब हमारे घर में हम लोग 5 बहन और सब काम हमारे पापा को देखना पड़ता था, तो लगता था कि पापा कितने लोगों का काम देखे, कितना संभाले। भले ही उनकी सोच थी पितृसत्ता वाली कि मैं सब काम कर लूंगा, लेकिन वो कभी ना कभी ऐसा लगता था कि पापा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग घर में समझा पाए कि आप हमारे लिए कब तक हमारे लिए खड़े रहेंगे। और तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम अपना काम स्वयं कर पाएंगे और उनकी सोच को बदला। कॉलेज से लेकर घर का, पढ़ाई से लेकर बहनों का, और सब काम खुद देखते हैं। ये बदलाव आपको जरूरी लगा कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे आगे बढ़ना है? सबको देखा, समुदाय में भी देखा कि लड़के लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लड़कों के जैसे हम भी मतलब बाहर जा सकते हैं। तो ये मतलब बचपन से ये एक सपना बन के रहा है मेरा कि मुझे इसी फील्ड में इसी तरह से काम करना है जैसे बाकी लोग भी करते हैं। बाकी थोड़ी बहुत समस्या आती है क्योंकि अभी भी इतना नहीं है कि घर में जैसे अकेले कहीं जाना है तो रात में भी दिक्कत होती है। रात में वापस आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे नहीं आ पाते तो कुछ ज्यादा विशेष वैसा कोई टॉर्चर नहीं करता है कि आप क्यों इतने लेट हो गए या क्या बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। खुद को मैं बदलाव इसलिए लगा क्योंकि मैंने देखा है मेरे घर पे मम्मी पापा की लड़ाई होती थी तो एक दूसरे को मार पीट करना, गाली गलौज करना, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। पहले मैं मतलब सीधी सादी रहती थी और मतलब सूट सलवार वगैरह पहनना और घर से बाहर ना निकलना, लेकिन अब जीन्स टॉप भी पहन सकती हूँ। घर में कोई रोक टोक भी नहीं है। पहले पापा डांटते थे कि दुपट्टा भी लेना जरूरी है और सूट सलवार पहन के जाना, बाहर जाना है तो। और अब मैं जीन्स टॉप पहन के जाती हूँ या कुर्ती भी पहन के जाती हूँ तो दुपट्टा नहीं डालती हूँ। मुझे कुछ शौक था मतलब शॉर्ट्स पहनने का, तो अब मैं अच्छे से पहन भी पा रही हूँ और कोई कुछ कहता भी नहीं है। तो बबली, अगर मैं आपसे जान पाऊँ या आप में से किसी भी साथी से जान पाऊँ कि जो बदलाव आपने अपने अंदर देखे हैं, 5-6 साल में आप लोगों को एक्सपोजर मिला है, जो अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिला है, तो वो बदलाव जो आपके अंदर है वो अभी आप तक ही सीमित है या उस बदलाव को आप किसी न किसी रूप में अपने समुदाय में भी लेके जा पा रहे हैं? हम लोग मतलब गांव में काफी लड़कियों को समझाते हैं, बताते हैं मीटिंग के द्वारा, और तो चर्चाएं करते हैं कि अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। तो वो लड़कियां बदल भी रही हैं और हमारे गांव में भी बदल रही हैं और शहरों में भी मीटिंग होती है तो शहरों की लड़कियां भी बदल रही हैं। हमारे गांव में काफ़ी लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज अपने खुद से चली जाती हैं, बट पहले ये सब नहीं होता था। गांव में जितना स्कूल था 5 से 8 तक, वहीं तक वो लोग रहती थी, बट अब वो कॉलेज बाहर जा रही हैं, उन्हें भी मौका मिल रहा है अपने अंदर चेंजेस होने का। तो वो भी ये लोग सोचती थी कि अगर कविता आगे बढ़ रही है तो हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से वो भी अपनी पसंद और अधिकार के बारे में भी अब पूरी तरीके से जान रही हैं और वो भी अपनी पढ़ाई और अपने अधिकार, राइट टू चॉइस, कपड़ों को लेकर, अपनी पसंद नापसंद को लेकर भी चयन कर रही हैं। जैसे ही मुझे देखती हैं कि मैं पढ़ रही हूँ तो उन लोगों ने भी अपनी पढ़ाई शुरू की है और समुदाय में ऐसे बैठना, मीटिंग करना। पहले मेरी दीदी थी तो वो भी मतलब एक लीडर के रूप में काम करती रही हैं, उसके बाद मैं भी लीडर के रूप में काम करती रही हूँ। अब जो है मुझे देख के ऐसी कई लड़कियां हैं जो मतलब एक लीडर के रूप में काम कर रही हैं और ये पढ़ भी रही हैं, बाहर आने जाने में भी सक्षम है। तो मेरा बदलाव सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है। और अभी आप मुझे ये देख सकते हैं कि जैसे पहले इतना पहनावे में कोई अंतर नहीं था। पहले जो पहनावा था वो निर्धारित किया गया था कि लड़की को क्या पहनना चाहिए, और अभी मैं पैंट शर्ट में हूँ। मतलब मेरा बचपन से यही शौक था, लेकिन पहनने नहीं दिया जाता था। अब कोई रोक टोक नहीं है। कल्पना, अगर मैं आपसे जान पाऊं कि जो आपने अपने अंदर बदलाव देखा है, उस बदलाव को आप किस रूप में आगे लेके जा रही हैं? मेरे गांव की लड़कियां सोच पा रही हैं कि हाँ, मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ अपने मम्मी पापा के सामने, और मुझे देखकर भी कई लड़कियां मतलब मैं भी अपनी पसंद से शादी कर सकती हूँ, कपड़े पहन सकती हूँ, अपनी पसंद से बाहर निकल सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ। मतलब अब ये झिझक नहीं है
इसने ये किया तो मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। गांव में अधिकतर यही होता है कि लोग देख देख के मतलब काम करते हैं। कल्पना, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आपने जो अपनी यात्रा तय की है, तय की है, आपने अपनी एक जगह बनाई है। ये सफर क्या इतना आसान था या कितना मुश्किल था? आपने कैसे तय किया? अगर इस यात्रा को थोड़ा और बता पाए। दीदी, ये सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि घर वालों को बताया तो बहुत ज्यादा घर वालों ने डांटा, समझाया, पापा ने मार पीट भी की, तो मोहल्ले वालों ने भी मतलब ताने सुनाए मम्मी पापा को भी। तो मम्मी पापा ने बोला हमारी बेइज्जती करवाएगी ये लड़की ऐसे कर रही है, बाहर भी जाने लगी, अब तो पता नहीं ये कहीं भाग ना जाए। ऐसी चुनौतियों का बहुत सारा सामना करना पड़ा। जो हमने सीखा है इसके द्वारा, मतलब मीटिंग और चर्चाओं के द्वारा, वो हम और लड़कियों को, अब ये अपनी छोटी बहनों को भी सिखा रहे हैं। चर्चाओं में बैठ रहे हैं, उनको भी आगे बता रहे हैं कि उनके अधिकारों को लेकर, उनकी पसंद को लेकर, कि मतलब कैसे वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, सबकी सहमति से। अचानक तो नहीं है, मतलब किसी में अचानक बदलाव नहीं ला सकते किसी भी चीज में, बट धीरे धीरे एक को देखकर दूसरी लड़कियां भी मतलब ऐसे ही करते हैं, समुदाय में जोड़कर सबको बताते हैं, तो उनमें भी काफी बदलाव आ रहे हैं हमारे साथ साथ, और लड़कियां भी लीडरशिप में आ रही हैं अभी आगे। हम लोग जब बैठक करते तो कोई लड़की जॉब करने लगी है, कोई लड़की अपना कॉलेज में एडमिशन ले रही है या अपने फैसले खुद ले रही है, तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को देखकर, और हमारे जो समुदाय की लड़कियां हैं तो वो भी ये देख रही हैं कि हाँ, अगर जब हमारी दीदी लोग ऐसा कर सकती हैं, पढ़ाई को लेकर आगे अपने घर में बात करके आगे बढ़ी हैं, तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे गांव में ही मोहल्ले में कल्पना रहती है, उसने राइट टू चॉइस को लेकर तो उसको बहुत सारे ताने सुनने पड़े, लेकिन जब समुदाय में बैठक हुई, बात हुई, तो पता चला कि राइट टू चॉइस एक अपना खुद का मुद्दा, मतलब खुद का फैसला है, जिससे कि लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकती है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग भी सोचते हैं कभी कभी कि जब कल्पना राइट टू चॉइस का मुद्दा चुन सकती है, तो हम लोग भी सोचते कभी जब हम लोग कभी शादी करेंगे तो अपना फैसला खुद लेंगे। इस तरीके से हम लोगों में भी बदलाव आते हैं एक दूसरे को देखकर, और इसी तरीके से हमारे समुदाय में भी। कविता, अगर हम आपसे ये भी जान पाएं कि आपके लिए, आपके ही समुदाय में, आपके ही गांव में इतना खुल के काम करना, इतना राइट टू चॉइस की बात करना, इतना पसंद नापसंद के बारे में बात करना, क्या सब कुछ बहुत आसान था या कुछ चुनौतियां भी रही? आसान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब शुरुआती तौर पर जब हम लोग बैठक करते तो कुछ लोग तो अपने लड़कियों को या महिलाओं को तो मीटिंग में आने का मौका ही नहीं देते थे। वो लोग सोचते थे कि ये लोग हमारे घर की लड़कियों या महिलाओं को गलत शिक्षा दे रही हैं या फिर कुछ बिगाड़ रही हैं, इस तरीके की टोन बोलते थे। तो पर धीरे धीरे उनको समझाया, एक दो लड़कियां फिर शुरुआत में आई, फिर उन्हीं को देख के उन लड़कियों ने दूसरी लड़कियों को बताया कि मीटिंग में इस तरीके की बातें की जाती हैं, तो उन्हें में भी समझ आई कि ये हमारे कुछ काम की जानकारी है। और इस तरीके से हमें काफ़ी चुनौतियां भी आई हैं। हम लोग महोबा में भी करते थे बैठक, तो वहाँ पे भी शुरुआती तौर पर तो वहाँ नहीं भेजा गया था, क्योंकि वो लोग सोचती थी पता नहीं हमारी लड़की अकेले महोबा जाएगी, वहाँ क्या होगा, वहाँ लड़के लोग होंगे, जेंट्स लोग होंगे, वहीं वहाँ नहीं जाने देंगे। पर धीरे धीरे करके उन लोगों में भी समझ आ गई। अब वो लोग गांव में और महोबा में अगर बैठक होती थी तो वहाँ पे भी अब उनके मम्मी पापा लोग बेझिझक भेज देते थे, निडर होकर। मतलब जो टॉपिक है यौनिकता या मतलब इन टॉपिक के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता गांव में या समुदाय में खुली बैठक करके मतलब बात करना। तो अगर कोई भी महिला अपने घर में जाकर अगर ये थोड़ी सी भी बात करती है तो उसके घर वालों मतलब यही प्रभाव पड़ता है। वो सोचते हैं कि ये लोग मतलब लड़कियों को बिगाड़ रही हैं या फिर उनके अंदर कुछ गलत डाल रही हैं। ये बात सबके सामने करने वाली बातें नहीं है, क्योंकि उनकी सोच भी अभी प्रतिशतात्मक है। तो हर चीज में कोई ना कोई अपवाद तो रहते ही हैं। जब शुरुआत की थी मतलब चुनौतियों से लड़ने की, तो बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी। हमें खुद घर से बाहर निकलने को नहीं मिल रहा था, घर में रोक टोक हो रही थी कि हमें सुनना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी यात्रा को जारी रख रहे हैं ताकि वो अपने निर्णय खुद ले सके। कल्पना, आपके लिए आपके ही गांव में, आपके ही समुदाय में अपनों के बीच में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? जब शुरुआत थी तब तो हम लोगों के यहाँ पे यही बोला जाता था कि लड़कियों को बिगाड़ा जा रहा है। घर में पापा लोग कहते थे कि क्या ये लड़का लड़की का भेदभाव है, क्या ये फैसले मुद्दे कुछ नहीं होते और सब फालतू का है, सब बस 8-9 तक पढ़ लिया और अब घर का काम करो और यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जबकि गांव में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम लोगों को भी यही समझाया जाता था। हम लोगों की मानसिकता भी बन चुकी थी कि हाँ 8-10 पढ़ के बस शादी हो जाएगी, दूसरों का घर देखना, बस यही। लेकिन जब बाहर निकले, जैसे कि लखनऊ, कानपुर ऐसे और दिल्ली और वैसे हम लोग बेंगलोर भी घूमने गए हैं और इस तरीके से देखा कि लड़कियां खुद जॉब कर रही हैं, तरीके से हम लोग
चुनौती का सामना करते हैं और अपना जो हमारा मुद्दा है वो तो हम अपना रखते ही हैं और अपने आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे भी आप पैंट शर्ट पहन के बैठी हैं, आप इस आजादी को कैसे देखती हैं, ये अगर थोड़ा सा बता पाए। मतलब बहुत खुशी हुई जब ये बदलाव हमने देखा कि मम्मी पापा कुछ नहीं कहते हैं, भैया भी कुछ नहीं कहते हैं, खुद अपने मन से ही वो लोग हमें कपड़े दिलाते हैं कि तुम यही ले लो, तुम्हारे ऊपर यही अच्छे लगे, कोई जरूरी नहीं है कि तुम सूट सलवार ही पहनो। बहुत ज्यादा ही खुशी होती है इस चीज से कि हमें अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने के लिए और बाहर आने जाने के लिए मिल रहा है। मतलब आमतौर पर जैसे देखा जाए तो लड़की के लिए जो है, गांव की लड़की के लिए बाहर आना जाना और अपने मनपसंद के कपड़े पहनना, इससे बड़ा बदलाव गांव के हिसाब से नहीं हो सकता है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है लड़कियों के लिए कि उनको अपने मनपसंद का ही सब कुछ करने को मिल रहा है। लड़कियों के साथ आप बैठक कर रही हैं, लगातार उनके साथ बात कर रही हैं, उनको आप उनकी पसंद के काम करने के बारे में बात कर रही हैं और आपने कहा बहुत सारी लड़कियां करने लगी हैं। तो अगर हम एक समझ पाए कि किस तरह का एक बड़ा बदलाव आप देख पा रही हैं। गांव में लड़कियां पहले 8 तक या 5 तक ही पढ़ती थी, या यूं कह सकते हैं कि इतने तक पढ़ाया जा सकता था कि वो अपने हस्ताक्षर कर सके। लेकिन अब जो लड़कियां पढ़ रही हैं हमारी उम्र की या हम लोग, वो ग्रेजुएशन कर रही हैं, मास्टर डिग्रियां कर रही हैं और आगे जाके जॉब कर रही हैं बाहर या गाँव में कहीं भी, ऐसे अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर रही हैं। और आगे बढ़ता हुए देखकर और भी जो लड़कियां सीखेंगी, जो छोटी लड़कियां हैं, अब हमारी बहनें हैं, वो भी सीखेंगी तो वो भी आगे जाएंगी और अपने घर वालों का नाम भी ऊंचा करेंगे। तो इस वजह से घर वाले भी मतलब इतनी रोक टोक नहीं करते हैं। बाहर जाके लड़कियां जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और अब आने जाने की उन्हें आजादी भी है। इसे आप एक अवसर के रूप में कैसे देख रही हैं, भविष्य में इसे कैसे देख रही हैं? अवसर की बात ऐसी है कि हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को पहले बहुत रोक टोक हुई, तो आगे चल के हमारी जो छोटी बहन है उन लोगों को ऐसे रोक टोक ना हो और जो हमारे समुदाय की लड़कियां हैं उनको भी ना हो। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो भी देखेंगी कि अरे हमारे गांव की लड़कियां बड़ी हैं। तो इस तरीके से हम यही चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां बहनें छोटी हैं उनको भी इस तरीके से और मौके मिले और इतना संघर्ष ना करना पड़े। तो सच में यकीनन बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के और एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा थी, बातचीत थी, आप सबके अनुभव थे। निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं समय के उसमें बंधे हुए हैं क्योंकि इस पॉडकास्ट में अगर आप सबसे हम एक एक की यात्रा सुनेंगे तो मुझे लगता है कि हम ऐसे न जाने कितने सारे पॉडकास्ट बना देंगे। पर आपकी जो यात्रा है, जो आपका संघर्ष रहा है, जो यहाँ तक पहुँचने में आपने अपनों से फाइट की है, तब अपनी जगह बनाई है, इतना आसान नहीं होगा। पर हम समय के उसमें बंधे हैं, हमारे पास बहुत समय नहीं है, हमें दूसरे भी राज्यों की यात्रा करनी है। तो साथियों, अभी हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं, पर आप सभी युवा लड़कियों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग जिस हिम्मत और हौसले के साथ बाहर निकल के आए, आपने अपनों को बहुत, हम कह सकते हैं कि जो बदलाव भी आपने किया, जिस तरह से अपनी घर में जगह बनाई, अपनों को समझाते समझाते, ये शायद एक आध दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सालों साल की प्रक्रिया है। तो आप सब 5 साल, 6 साल, 7 साल से जुड़े हैं इन संस्थाओं के साथ, तब शायद इस तरह का बदलाव देख पा रहे हैं। तो शुक्रिया आप सभी का। हम फिर आप लोगों से किसी दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चल सखी, चल चल सखी, चल सखी, चल चल सखी। इनकी यात्रा को सुनकर सुदूर इलाके में रहने वाली कई लड़कियों को घर से बाहर निकलने की हिम्मत मिलेगी। ये बदलाव सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि क्रिया संस्था के सहयोग से झारखंड और बिहार में भी आपको ऐसा ही बदलाव देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड जैसे इलाके में इन युवा लड़कियों को अपने समुदाय में स्थापित होते देख सुकून मिल रहा है कि बदलाव की सुगबुगाहट है। कितनी तसल्ली वाली बात है कि आज ये अपने इलाके में तकनीकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे अहम पहलुओं का नेतृत्व कर रही हैं, सवाल कर रही हैं, लड़कियों का बाल विवाह रोक रही हैं, ड्रॉप आउट बच्चियों को स्कूल पहुंचा रही हैं। ये अपने इलाके की सैकड़ों लड़कियों में हिम्मत और उत्साह जगा रही हैं। इनकी यात्रा जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये नारीवादी नेतृत्व और सामाजिक बदलाव का उदाहरण है। सुदूर ग्रामीण इलाकों की युवा लड़कियों में नेतृत्व विकास के लिए क्रिया संस्था ने अपनी सहयोगी संस्थाओं की मदद से वर्ष 2019 में एक विशेष प्रोग्राम की शुरुआत की थी जिसका नाम है मेरी पंचायत मेरी शक्ति। क्रिया यूपी, बिहार और झारखंड में उन सहयोगी संस्थाओं के साथ काम करती है जो नारीवादी नजरिए से काम करती हैं।
इन लड़कियों को संगठित कर उन्हें नेतृत्व की भूमिका में आगे लाने के पीछे क्रिया संस्था की क्या सोच है, ये समझने के लिए क्रिया से जुड़ी अर्किना जी से हमारी साथी नीतू जी आपको मिलवाएंगी। साथियों, आप सुन रहे हैं इस वक्त पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। आज हमारे छठे एपिसोड में हमारे साथ क्रिया से अर्किना जी जुड़ी हैं। तो सबसे पहले अर्किना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छठे एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद नीतू। मैं चाहती हूँ कि आप अगर हमें बता पाए कि क्रिया के लिए जो युवा लड़कियां हैं जो नारीवादी नेतृत्व के साथ यूपी, बिहार और झारखंड में काम कर रही हैं, तो आपके लिए ये इन युवा लड़कियों के नेतृत्व के क्या मायने हैं? क्रिया के काम को अगर मैं देखूं नीतू, तो क्रिया का एक बड़ा हिस्सा काम का जो है वो नारीवादी नेतृत्व के अराउंड बेस्ड है। हम एक मुख्य रूप से नारीवादी विचार और नारीवादी नेतृत्व पे काम करते हैं और उसी कड़ी में आगे हमने लड़कियों के साथ मुख्य रूप से अभी काफी सालों से काम किया है। और इसी में हमारा जो प्रोग्राम है मेरी पंचायत मेरी शक्ति, जिसमें हम EWRs चुनी हुई जो महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी काम करते हैं। हमारा एक पूरा प्रोग्राम इसे EWRs को केंद्र में रखकर बनाया गया है। रही बात कि हम लड़कियों के नेतृत्व को कैसे देखते हैं, तो उसके पीछे भी वही विचार है कि कैसे हम इस नारीवादी विचार को समाज में लेकर जाएं, कम्युनिटीज में लेकर जाएं। और क्योंकि जेंडर के मुद्दे, जेंडर आधारित हिंसा के मुद्दे जो हैं वो यंग गर्ल्स, जो यंग महिलाएं हैं, औरतों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो क्रिया ये बिलीव भी करती है कि हम यदि यंग लड़कियों को आगे रखकर नारीवादी विचार पर काम करें तो उसमें बेहतर काम हो सकता है। नारीवादी लीडरशिप पे हमने जेंडर के मुद्दों को लेकर, उनकी यौनिकता के मुद्दों को लेकर, चॉइसेस को लेकर, उनके विचार को लेकर काफी कैपेसिटी पे काम किया है। अर्किना जी, आपने जिक्र किया EWR का, तो अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए इसके बारे में, और कि EWR में जो लड़कियां या महिलाएं पंचायत में नेतृत्व की भूमिका में आगे आई हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, वो कैसे काम करती हैं? जो हमारा EWR मेरी पंचायत मेरी शक्ति का जो कार्यक्रम है, तो जैसा कि मैंने कहा उसमें मुख्य विचार था कि हम चुनी हुई प्रतिनिधियां जो हैं औरतें, उनके साथ काम करें। क्योंकि अक्सर हम पंचायतों में देखते हैं कि औरतें चुनकर आ जाती हैं, पर वो एक प्रॉक्सी की तरह अक्सर काम करती हैं, क्योंकि उनके पति या उनके परिवार वालों ने उन्हें कहा होता है कि वो आगे बढ़े, ताकि पीछे से बैकग्राउंड में पति या उनका परिवार जो है वो पावर को एक्सरसाइज कर पाए। जब औरतों के साथ इन्हीं EWRs के साथ काम करने की बात हुई, तो लगा कि ठीक है, वो चुनकर तो आ जाती हैं, पर कैसे वो उस पावर को एक्चुअली एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो तब ये थॉट आया कि हाँ, उनके डिसीजन मेकिंग पे काम किया जाए, उनकी समझ को शायद बनाने पे काम किया जाए, जिसमें वो समझ पाएं कि सिर्फ पावर में आना ही नहीं, पावर को उन निर्णयों को कैसे एक्सरसाइज कर पाना वो जरूरी है। हम वो जर्नी को भी देख पाते हैं कि जब महिला पहली बार आती हैं तो वो कैसे शायद कम बोलती हैं, पीछे रहती हैं, शायद थोड़े रूढ़िवादी विचार रखती है, बट जैसे जैसे हम उनके साथ अपनी ट्रेनिंग्स में, अपनी बातचीत में आगे बढ़ते हैं, तो वो पंचायत के कार्यक्रमों के बारे में और जानकारी लेना चाहती हैं, ग्राम सभा में अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाती हैं, और साथ ही साथ उनके जेंडर बेस्ड मुद्दों की समझ भी बढ़ती है। अगर हम इसी में आपसे आगे जोड़ के बात कर पाए कि आपने जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को चुना जो बहुत ही हाशिए पे हैं, जो सुदूर इलाकों की हैं, तो इन्हें आगे लाने के लिए के पीछे की क्या सोच रही? मतलब क्रिया स्ट्रक्चरली एक्सक्लूडेड लोगों के साथ काम करने का भी वही एक पर्पस है कि जो पूरी सोच है वो इंक्लूसिव फेमिनिज्म यानी समावेशी नारीवाद की तरफ केंद्रित है। तो जब हम बात करते हैं महिलाओं की या लड़कियों की, तो हम सिर्फ केवल हमारे दिमाग में एक छवि आती है एक महिला की और लड़की की, पर हम उस छवि को चैलेंज करते हुए भी कि हाँ, इस छवि से आगे भी किस तरीके की लड़कियां हैं, किस तरीके की महिलाएं हैं, क्या हमारी इमेजिनेशन में विकलांग महिलाएं हैं या नहीं, विकलांग लड़कियां हैं या नहीं,
ट्रांस महिलाएं हैं या नहीं, बहुत ही पिछड़ी जाति, पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं या नहीं। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए बार बार हम अपने कामों में भी कोशिश करते हैं कि हम उस आखिरी लड़की तक, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाने की कोशिश करें, कम्युनिटी में उस विचार को लेकर जा पाए और एक चुनौती दे पाए। ऑलरेडी बहुत सारे मंच हैं, या हम उससे आगे बढ़कर अपनी पहुंच बना पा रहे हैं। अगर आप हमें अपना अनुभव बता पाए इन लड़कियों और महिलाओं के साथ, अभी किस तरह के अवसर देख पा रही हैं आप भविष्य में इन लड़कियों के साथ? यदि अगर मैं काम की बात करूं नीतू, तो पहले देखते हैं कि वो एक सर्टेन विचार के साथ आती हैं, थोड़ी कम बोलती हैं, और ज्यादा बोलना या कम बोलना कोई किसी चीज का मापदंड नहीं है, पर एक ओवरऑल हम पर्सनालिटी में देखते हैं कि थोड़ी शाय हैं, थोड़ी सहज है। पर जैसे जैसे उनके साथ काम होता है वो उतनी ओपनली, उतनी प्रखर होकर वो अपनी बातें रख पाती हैं। काफी बार ट्रेनिंग्स में ये होता है कि हम लड़कियों और औरतों के साथ देखते हैं कि वो अपनी घर में घट रही मुद्दों पर बात करती हैं, जो कि एक्चुअली समाज में बुरा माना जाता है, बट हमारी ट्रेनिंग स्पेसेस में काफी बार औरतें ऐसी पर्सनल चीजों को भी डिस्कस करती हैं। तो वो एक स्पेस भी यहाँ उन्हें मिलता है कि वो इस तरीके की बातों को रख पाए, और एक जो उन्होंने भी इन ट्रेनिंग्स के जरिए जो थोड़ी अपनी एक कम्युनिटी बनाई है, फेमिनिस्ट फ्रेंडशिप्स बनाई हैं, तो वो उस स्पेस में, ट्रेनिंग की स्पेस में आके अपनी बातें भी शेयर करती हैं। एक रहा कि वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर पा रही हैं, दूसरा वो संगठन के लेवल पर भी काफी चीजें कर पा रही हैं। इसी प्रकार से संगठित होकर लड़कियां भी कुछ चीजों को गांव में चैलेंज कर पाई हैं। अदरवाइज मैं इस चेंज को दो तरीके से ही देखती हूँ कि एक इंडिविजुअल लेवल पर जो वो कर पाए हैं और एक संगठन के स्तर पर जो वो कर पाए हैं। अर्चना जी, अगर हम आपसे जान पाए, क्योंकि आपका इन लड़कियों और महिलाओं के साथ बहुत क्लोजली काम रहा है बिहार, झारखंड और यूपी में, तो आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या रहे इनके साथ काम करने के? मुझे लगता है जब मैं यंग लड़कियों के साथ काम करती हूँ तो मैं उनके साथ काफी रिलेट कर पाती हूँ, उनके इश्यूज के साथ रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो अपने अर्ली 20s में हैं काफी लड़कियां। उसमें से काफी आई थिंक ऊर्जा मिलती है लड़कियों के साथ काम करके, क्योंकि वो अपने सामने एक जीवन देख रही हैं जिसमें वो पॉसिबिलिटीज देख रही हैं। और ट्रेनिंग जैसे स्पेसेस में, मीटिंग्स जैसे स्पेसेस में जब वो आती हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक लाइफ शायद जी रही हैं, बट उसको चैलेंज करके वो आगे कुछ देख सकती हैं। काफी बार लड़कियों, महिलाओं के साथ काम करना बहुत ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। जिस लेवल पे, जिस प्रकार की हिंसा, जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना करती हैं महिलाएं और लड़कियां अपने घरों में, अपनी कम्युनिटीज में, और काफी बार इन स्पेसेस में पर्सनली वो शेयर भी करती हैं, तो उसे सुनना काफी बार लगता है कि शायद हम कैसे इसे बदल पाएंगे, कैसे कुछ भी कर पाएंगे। पर मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा कर उसे चैलेंज करना, उसे चुनौती देना और इस स्पेस को क्रिएट करना कि जहाँ सब आ पाए, ये जरूर है। तो हाँ, मेरी तरफ से यही है मेरा अनुभव ज्यादातर। बहुत शुक्रिया अर्चना जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव आने वाली जो और पीढ़ी है, इन्होंने बहुत सारी लड़कियां हमें ऐसी मिली जिन्होंने दूसरों की शादी रुकवाई, जो ड्रॉप आउट बच्चियां थी उन्हें स्कूल भेजने में मदद की, और अलग अलग मुद्दों पे बहुत गहराई के साथ अपने इलाके में काम कर रही हैं। आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। चल सखी, चल सखी। अर्चना जी को सुनकर युवा लड़कियों का नेतृत्व कितना जरूरी है और अहम है, ये समझ और पुख्ता हुई। साथियों, इस एपिसोड को सुनते हुए आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? कोई सवाल, कोई सुझाव? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की? आप कमेंट्स बॉक्स सेट्स ऑफ रूरल इंडिया की ईमेल आईडी setsofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अगले सप्ताह हमारे 7वें एपिसोड में सुनेंगे कि क्रिया द्वारा आयोजित सेल्फ एकेडमी की कार्यशालाएं इन लड़कियों को किस तरह से स्किल्ड करती हैं। इस तरह की कार्यशालाएं इनके जीवन में किस तरह से उपयोगी साबित होती हैं। सेल्फ की ट्रेनिंग के बाद खुद में किस तरह का बदलाव देखती हैं, जैसे कई सवालों के जवाब हमारी साथी नीतू जी आपके लिए यूपी, बिहार और झारखंड की यात्रा तय कर तराशने की कोशिश करेंगी।
अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक मुझे यानी करिश्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो।